प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास होगा दिस विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया था आज की क्लास में सिंपली हम उसी का ही कंटिन्यूएशन कराएंगे। तो बच्चों, मुझे बोलिए, मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था? मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका करियर का स्टार्ट किया था, दैट इज मोल कांसेप्ट, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट न्यूमेरिकल धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि आपको आज ही ट्रिक दे देंगे और आपको बोलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। उससे पहले हम कुछ बेसिक आपको समझाएंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल आपको समझाएंगे, कुछ बेसिक चीज आपको समझाएंगे, फिर हम ट्रिक देंगे और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले छोटे छोटे चीज करेंगे, फिर आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल पे लेके चलेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बोला था एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। हाँ बोलिए, कुछ कोई बोल रहा है क्या? बोलिए बेटा। हाँ जी, डाउट है सर, एक डाउट है सर। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन? होता है ना साइंटिफिक नोटेशन, मतलब जो आपका जो साइंटिफिक फॉर्मूला होता है या फिर साइंटिफिक नोटेशन होते हैं, जैसे कि आपको अल्फा हो, बीटा, साइंटिफिक कांस्टेंट, साइंटिफिक नोटेशन तो होता है। तो आप बोलते हो, जैसे कि मैंने बोला कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक सिंबल क्या होता है, सभी कुछ बच्चों साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिस्ट एक साइंस को आप नोट में जिस तरह प्रेजेंट करोगे ना, वही होता है साइंटिफिक नोटेशन। कुछ नहीं, ऐसा कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं, सब कुछ आपके साइंटिफिक नोटेशन होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कि बच्चों आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे सिंबलाइज करोगे, तो उसको म्यू बोलते हो। या फिर मैं बोलूंगा मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे करते हो, या फिर मैं बोलूंगा कि फिजिक्स में टॉर्क का कैसे फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है। ये सभी आपके साइंटिफिक नोटेशन होते हैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं। तो साइंस में, साइंस को जब नोट में प्रेजेंट करते हो तो कोई टर्म के लिए जो रिप्रेजेंट आप यूज करते हो ना, उसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, वो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम एसआई यूनिट जो पढ़ाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाएंगे, यूनिट पढ़ाएंगे, तब आपको डिफरेंट साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पूरा जानकारी देंगे। डोंट वरी। बट बिफोर दैट मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पार्ट होगा दैट विल बी मोल कांसेप्ट। और मोल कांसेप्ट में हमने स्टार्ट क्या किया था बच्चों? पहले स्टार्ट किया था एटम्स के बारे में। एटम क्या होता है? ये एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब atom is the smallest part of an element which may or may not have independent existence। मतलब उनका इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये सब एटम्स है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं करते। तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्म में खुद को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसीलिए एटम, ये सब एटम आपके स्टेबल नहीं है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। बट ऐसे कुछ एटम्स है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके इनर्ट गैस, जैसे कि वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी जितने उनके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट सेटिस्फाइड, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो उनको मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस एटॉमिक फेज में भी वो स्टेबल है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही मैंने लास्ट क्लास में बोला था। और उसके बाद मैंने क्या बोला था? मॉलिक्यूल के बारे में बोला था। मैंने क्या बोला था बच्चों? मॉलिक्यूल आपका एलिमेंट और कंपाउंड का वो पार्ट होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही होता है। मतलब मॉलिक्यूल को अगर कोई बोलेगा एयर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, आप बोलोगे एयर में हाइड्रोजन H2 फॉर्म में है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में है। यही सब होता है बच्चों फंडामेंटल। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मॉलिक्यूल एलिमेंट और कंपाउंड का वो छोटा पार्ट है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। आपने बोला ओके सर। फिर कुछ टाइप्स मैंने बोला था, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब क्या? सेम। अगर कोई मॉलिक्यूल है एक ही जैसा एटम होगा, जैसे कि हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के एटम, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेटेरो एटॉमिक कैसे? सपोज HCl एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो 2 डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, क्लोरीन का एटम, तो इसको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने बोला था। कहां पे? लास्ट क्लास में। और फिर मैंने ऐसे भी मॉलिक्यूल को हमने डिस्क्राइब किया था, क्या? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मतलब जिस मॉलिक्यूल में आपको एक ही एटम मिलेगा। कौन है वो? सब आपकी यूनिट गैस है।
फिर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल किसका, जिसको बोला था डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर ट्राइएटॉमिक का एग्जांपल क्या था, तीन एटम्स होगा। और पॉलीएटॉमिक का हमने बहुत सारे हो सकता है, सल्फर हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ये सब आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ये सब लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, क्योंकि पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है जिसमें 3 से ज्यादा एटम होगा। देखो यहाँ पे बच्चों 4 एटम है, यहाँ पे बच्चों 8 एटम है, यहाँ पे देखो बच्चों 7 एटम है, तो 3 से ज्यादा एटम्स होंगे तो उसका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो बच्चों यही फंडामेंटल आपको इतना तक हमने पढ़ाया था। फिर हमने और एक चीज बोला था, क्या, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। तो मैंने बोला था कि बच्चों एटम इतना छोटा होता है इसकी मास को आप कैलकुलेट कर नहीं सकते। एटम आपका इतना छोटा होता है कि उसकी मास को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपने किया क्या था बच्चों, आपने एक स्टैंडर्ड ले लिया था, जिसको कार्बन कार्बन 12 बोला था। क्यों, क्योंकि इसके मास को, एटॉमिक मास को आपने 12 यूनिट पकड़ लिया। मतलब कार्बन के एटॉमिक मास को आपने 12 यूनिट पकड़ लिया। तो सपोज ये कार्बन एलिमेंट है, उसके बहुत सारे आपके कार्बन के एटम्स मिलेंगे। एलिमेंट में क्या मिलता है, एटम्स मिलते हैं। तो हम किसी भी एक कार्बन 12 एटम को बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं C12 एटम। सर C12 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके एटॉमिक मास को हमने 12 पकड़ लिया है। इसके एटॉमिक मास को हमने 12 यूनिट पकड़ लिया, अज्यूम कर लिया। सर क्या अजम्पशन बहुत जरूरी था? हाँ बच्चों। क्यों सर? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग अजम्पशन नहीं लेते तो एक एटम का, कोई भी एटम का मास आप निकाल नहीं सकते, जिसको खाली आंख में देख नहीं सकते, जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है, उसका मास तो निकालने की चांसेस ही नहीं। तो बच्चों आपने किया क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने भी छोटा सा चीज किया, इसको आपने स्टैंडर्ड पकड़ लिया। एक बार आपने इसको स्टैंडर्ड ले लिया, फिर आपको मैंने पूछा कि बच्चों आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। मैंने कल क्या बोला था आपको बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मतलब ऑक्सीजन का एक एटम का मास। सपोज एक चैम्बर में बहुत एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, एटम। ये सब ऑक्सीजन के एटम देखो, मैंने आपको एक कल बोल दिया था, ये सब कोई ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसमें आपको ऑक्सीजन का एटम। तो किसी एक एटम को मैंने बड़ा करके आपके सामने दिखाया था, कल दिखाया था, ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम। तो इसका मास, इस एक एटम का मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो कोई पूछेगा एटॉमिक मास का मतलब क्या, आप बोलोगे सर किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास, जैसे कि ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, सपोज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का एक एटम का मास। बच्चों शुरू से बोल रहे हैं, सुनते रहो, फिर देखना आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। ये चैप्टर को आराम से क्लियर कर दो, जितना न्यूमेरिकल देंगे सब क्लियर करो, एक एक स्टेप में समझाते जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास इज कॉल्ड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। उसको और क्या बोलते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास। सर रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों, क्योंकि आप इस एटॉमिक मास को इसके रिलेशन में निकाल रहे हो, इसको देख के निकाल रहे हो। कैसे बताएंगे अभी कैसे, बट इस एक एटम के मास को आप बोलोगे ऑक्सीजन की एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कैसे स्टार्ट, कैसे इसका डिसाइड करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था कल की क्लास में बच्चों, मैंने बोला था साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये तो आपका C12 है ना, इस C12 को उन्होंने 12 भाग में डिवाइड किया। देखो 12 भाग कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब ये हो गया 12 भाग। अगर 12 भाग में डिवाइड कर दिया, हाँ सर, तो 12 भाग में डिवाइड करने से क्या होगा, अरे भाई एक का, इसका मास है 12 यूनिट, इस एक कार्बन एटम का मास है 12 यूनिट। अगर उसको 12 भाग करोगे तो आपका मास कितना होगा, 12 क्या आंसर, 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट को ना और एक नाम दिया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 यूनिट तो बोल सकते हो, साथ में इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हो। अच्छा, तो कोई पूछेगा 1 AMU का मतलब क्या, आप बोलोगे कि सर 1 AMU का मतलब है एक कार्बन 12 एटम को अगर आप 12 भाग में डिवाइड करोगे तब आपको जो मिलेगा उसी का वैल्यू होता है 1 AMU, इसी को बोलते हैं 1 AMU और एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, फिर क्या करेंगे सर, ना ये जो 1 AMU आपका निकाला ना, इससे इस एक ऑक्सीजन का एटम जितना गुना भारी, जितना टाइम्स हेवियर,
तो इस 1 mu से इस ऑक्सीजन का एक एटम जितना गुना भारी या फिर जितना टाइम्स हेवियर, यही होता है एक ऑक्सीजन एटम का मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इस 1 mu से ये ऑक्सीजन का एक एटम इज 16 टाइम हेवियर। कहां से पता चला बच्चों? एक्सपेरिमेंट से। तब से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा बच्चों? 1 mu का 16 टाइम मतलब 16 mu। तब से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 mu। और इसको 16 यूनिट भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 यूनिट और 1 mu, तो 16 mu और 16 यूनिट एक ही बात है। तो इसको 16 mu बोल सकते हो या फिर 16 यूनिट भी बोल सकते हो। तो कोई पूछेगा बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलोगे सर मास है तो ग्राम में होगा, तो 16 ग्राम। नहीं बच्चों, गलत हो गया। कोई पूछेगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, आप बोलोगे 16 यूनिट। और ये आपको मगअप करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो कोई अब ये कोई तरीका नहीं है निकालने का कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 क्यों हुआ, कोई तरीका नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला, इसीलिए मैंने दिया है आपको 50 तक मगअप करने के लिए, एटलीस्ट 30 तक। सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आपको, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद करना होगा। याद करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उसको निकाल नहीं सकते, किसी तरीके से निकाल नहीं सकते, कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अगर पूछेगा तो 16 यूनिट। देखो अपने कॉपी में मैंने लिखा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो कोई बोलेगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अच्छा, अगर ये नाइट्रोजन लेंगे, तो अगर इसको ऑक्सीजन की जगह हमने नाइट्रोजन ले लिया और कोई भी एटम को बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, सेम प्रोसेस सेम फंडामेंटल, ये नाइट्रोजन का एटम। तो कार्बन 12 एटम को आपने 12 भाग में डिवाइड किया, तो इसका मास तो 12 यूनिट है। पहले से साइंटिस्ट लोग ने ले लिया, इसको स्टैंडर्ड पकड़ लिया। 12 को 12 भाग करोगे तो फिर से 1 mu होगा। इस 1 mu से ये नाइट्रोजन का एक एटम जितना गुना भारी, यही होगा इस नाइट्रोजन की एक एटम का मास या फिर नाइट्रोजन की एटॉमिक मास। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इस 1 mu से नाइट्रोजन का एक एटम का मास 14 गुना भारी है। कितना गुना? 14 गुना। तब से नाइट्रोजन का एक एटम का मास या फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 14 mu। और सपोज हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन अगर लेंगे तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास इस 1 mu से पता चला इस हाइड्रोजन का एक एटम का मास इज 1.008 टाइम्स हेवियर। तो इसीलिए हाइड्रोजन का एक एटम का मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1.008 mu। अगर हमने क्लोरीन लिया, आपको पता चला क्लोरीन का एक एटम किसी 1 mu से 35.5 टाइम्स हेवियर। तब से क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 35.58। जितना भी आपको मैंने डाटा दिया है उस नोट में, सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, सबको एक्सपेरिमेंटली ही निकाला गया है और ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, बहुत टाइम लेके निकाला गया। आप 2 मिनट में पढ़ रहे हो। तो यही है बच्चों फंडामेंटल। तो कोई पूछेगा बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, आप क्या बोलोगे? 14 ग्राम बोलोगे? नहीं, सबके दिमाग में क्या होता है? मास मतलब तो यूनिट होगा ग्राम। पढ़ाएंगे, इसके बारे में पढ़ाएंगे बच्चों। जब आपको बोले ना साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ाएंगे, सिंबल के बारे में और थोड़ा जानकारी देंगे, या फिर आपका यूनिट के बारे में बोलेंगे, एसआई यूनिट जो होता है ना, सीजीएस यूनिट, उनके बारे में बोलेंगे, तब आपको बोलेंगे फिर से। बट अभी से जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछेगा कि एटॉमिक मास क्या है, कभी ग्राम मत बोल देना, mu। तो सर ग्राम कब बोलेंगे? बताएंगे। बट अगर सिर्फ पूछेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, आप बोलोगे 14 mu। सर क्या इतना इंपॉर्टेंट है? बच्चों शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ओयूटी का क्वेश्चन है बच्चों, ओयूटी का एक क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो अभी आपको देके सॉल्व करने के लिए देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन था हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन देख लो। ये क्यों आपको बोला मैंने, क्वेश्चन था हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम are present in 64 mu
ऑफ ऑक्सीजन एटम। 64 AMU ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन एटम है बोल सकते हो बच्चों? वेरी गुड अभिषेक, मैग्निफिसेंट आंसर। तो बच्चों इसका आंसर होगा 4। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्यों 4 होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU। इसका मास क्या बोला था? 16 AMU। मतलब 16 AMU में एक ऑक्सीजन एटम। तो 64 AMU में कितने ऑक्सीजन एटम? 4। अरे समझे नहीं क्या? 16 AMU में आपके एक ऑक्सीजन एटम। हाँ बहुत ही अच्छा। तो 64 AMU में कितने? 16 AMU में एक ऑक्सीजन एटम, तो 1 AMU में 1/16। 64 AMU में 1/16 into 64 equal to 4 ऑक्सीजन एटम। आंसर ओयूटी का क्वेश्चन है। तो इतने फंडामेंटल में भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इसीलिए तो शुरू से बोल रहे हैं। तो कोई पूछेगा एटॉमिक मास, तो आप ऐसे AMU में आंसर देना, कभी ग्राम मत बोल देना। अच्छा सर ठीक है। तो कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, आप बोलोगे 14 AMU। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप बोलोगे 16 AMU और 16 EU। अच्छा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप बोलोगे 1.008 EU। अच्छा सर ठीक है, वो तो ठीक है, बट सर कभी कभी ग्राम में लिखने वो क्या है, वो क्या है वो बताएंगे बच्चों, ध्यान से देखो। तो बच्चों क्या ये एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया, जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। रिलेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके रिलेशन में आपने निकाला, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना। क्योंकि एटम को खाली आंख से देख नहीं सकते, बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप देख नहीं सकते, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, और उसका मास निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इसी को स्टैंडर्ड ले लिया। किसको? इसी C12, इसी C12 को स्टैंडर्ड ले लिया। 12 क्या है? उसका मास, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो ये एटॉमिक मास को हमने 12 यूनिट पकड़ लिया, इसी को हमने 12 भाग करके जो मिला उसको 1 AMU बोला। इस 1 AMU से ये सब के सब जितने भी आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए, जितने एटम का एटॉमिक मास चाहिए, सब जितना गुना भारी वही होता है उनका एटॉमिक मास। जैसे कि ऑक्सीजन आपका इस 1 AMU से 16 गुना भारी था, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हुआ 16 AMU। नाइट्रोजन आपका 14 गुना भारी था, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 14 AMU। ऐसे करके हमने बोले, हम बोलते गए हाँ सर, ये सब जितने भी एलिमेंट है सबका इसी तरीके से उन्होंने निकाल दिया। तो हमें सीखने को क्या मिला ना? हमें सीखने को मिला कि अगर कोई सिर्फ एटॉमिक मास पूछेगा, आप बोलोगे सर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन मतलब 14 AMU, कभी भी 14 ग्राम बोल देना। क्यों? क्योंकि सर एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, और एक एटम का मास क्या है? 14 AMU। किसका? नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का होता तो 16, हाइड्रोजन का होता 1.08, क्लोरीन का होगा 35.5। सर ये सब याद रखना पड़ेगा, हाँ इसीलिए तो दिया आपको नोट। अच्छा बट सर हमने तो ग्राम कभी कभी पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं सर? हम उसको बोलते हैं जो एटॉमिक मास, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सर इसका क्या मतलब है ग्राम एटॉमिक मास? सिंपल से फंडामेंटल है। क्या बच्चों डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। सिंपल सिंपल, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। इतना सिंपल है, देखो केमिस्ट्री बच्चों, अगर समझ जाओगे बहुत सिंपल। एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। जैसे कि मैं बोलूंगा बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, आप बोलोगे 16 AMU। हाँ जी, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो मैंने पूछा बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, आप बोलोगे सर 16 AMU। बट मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैं पूछूंगा बच्चों ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना, आप क्या बोलोगे? ना सर एटॉमिक मास को सिंपली ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो आंसर क्या होगा? 16 ग्राम। तो एटॉमिक मास को सिंपली ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। तो मैं पूछूंगा बच्चों नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना, अब क्या बोलोगे? मैंने पूछूंगा बच्चों नाइट्रोजन सर 14 ग्राम, आप क्या बोलोगे? 14 ग्राम। 14 ग्राम, ब्यूटीफुल 14 ग्राम। क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है बच्चों? वेरी गुड अभिषेक। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है बच्चों? ना 14 AMU,
उसको अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या बन गया, 14 ग्राम बन गया। वही होता है ग्राम एटॉमिक मास। समझ रहे हो ना बच्चों? ध्यान से सुनते रहो मेरी बात, क्योंकि इसी से हम धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी मिस हो गया, दूसरा सीढ़ी पकड़ने में आपको प्रॉब्लम हो। धीरे धीरे चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं ये समझ में आ गया तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम हम सॉल्व कर। तो मास एटॉमिक मास मतलब एमयू, ग्राम एटॉमिक मास मतलब ग्राम, उसी एमयू को ग्राम में लिख दो, आंसर सिंपल। अच्छा सर, तो ठीक है सर। सर हमें दो चीज समझ में आया, एक होता है एटॉमिक मास और जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, और दूसरा होता है ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा सर, सर और कुछ है क्या? हाँ, और भी एक टर्म है जो कि एग्जाम में आता है, ये भी ओलंपिक का क्वेश्चन था दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? जितने भी एटॉमिक मास के टर्म है सब आपके सामने क्लियर कर रहे हैं, जिंदगी में कभी डाउट मत नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। सर ये फिर क्या है? ये तो था ग्राम एटॉमिक मास, इस एवरेज एटॉमिक मास क्या है? ये तो एटॉमिक मास रिलेटिव था, फिर हमने ग्राम एटॉमिक मास बोल दिया, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। फिर एवरेज क्या होता है ना? एवरेज एटॉमिक मास उसी एलिमेंट में होता है जिनका आइसोटोप होता है। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका क्या मतलब है आइसोटोप होता है? मतलब कभी कभी क्या होता है ना, एलिमेंट्स आइसोटोपिक फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि कार्बन का आइसोटोप होता है। आइसोटोप का मतलब समझ बच्चों, याद ना 9-10 क्या पढ़ा था आइसोटोप का मतलब? एटॉमिक नंबर सेम होते हुए अगर मास नंबर अलग होगा ना, उसको बोलते हैं आइसोटोप। जैसे कि कार्बन का आइसोटोप क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 6 12 देखो 6 14, देखो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम, डिफरेंस क्या है? मास नंबर। तो कभी 12 कभी 14। हाइड्रोजन का भी आइसोटोप हो सकता है, एटॉमिक नंबर 1 1 1 2 1 3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। सब पढ़ोगे, डोंट वरी। वैसे ही बच्चों क्लोरीन का भी आइसोटोप है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? 17, मास कभी 35 हो सकता है, तो 72 तो कभी 37 भी हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल हुए अगर मास नंबर अलग होगा, देन वो एक दूसरे के आइसोटोप कहलाते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप से, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप से, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर अलग। एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर अलग। मास नंबर मतलब उसको एटॉमिक मास भी पकड़ सकते हो, एटॉमिक मास अभी के लिए, क्योंकि मास नंबर क्या है फिर बाद में बताएंगे, फिर बाद में बताएंगे। तो देखो एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर अलग। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन, वो बाद में बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे, वो भूल जाओ। बस आप सिंपली याद रखो जितना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होते हुए अगर मास नंबर अलग होगा या फिर एटॉमिक मास अलग होगा, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। चलो ठीक है, तो सर अगर ऐसा होगा तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सर कैसे? फॉर्मूले से। सर कैसे? फॉर्मूला याद, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? सपोज two isotopes with mass number m and n are present in ratio A:B। सपोज मैंने दो आइसोटोप लिया, देखो दो आइसोटोप जिनका मास नंबर m एंड n, देखो यहाँ पे क्या है 12 14, m की जगह 12 n की जगह 14, एंड इनका अवेलेबिलिटी क्या होता है? सपोज इनका अवेलेबिलिटी का रेशियो होता है A:B, मतलब A के अमाउंट में ये वाला आइसोटोप अवेलेबल है, B के अमाउंट में ये वाला आइसोटोप अवेलेबल है। ओके, मतलब ओवरऑल ये आपको A अमाउंट में मिलेगा या B अमाउंट में मिलेगा। क्वेश्चन देंगे अभी, सपोज ये 3:4, मतलब ये वाला आइसोटोप अगर आपको 3 अमाउंट में मिलता है तो ये वाला आइसोटोप आपको 4 अमाउंट में मिलेगा। सपोज हमने 100 से दिया, 100 का 3:4 का मतलब क्या है? 3:4 का मतलब क्या होता है? 3:4 का मतलब क्या होता है? हम दोनों को ऐड करके 100, तो एक में कितना 3 में कितना, दोनों को ऐड करके 100, एक में कितना 4 में कितना, मतलब मैथमेटिक्स सिंपल। तो सपोज इसका अवेलेबिलिटी इज A:B, इसका अवेलेबिलिटी इज A:B, देन एवरेज क्या होगा बच्चों? देन एवरेज एटॉमिक मास
का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों? ना सर, वो फॉर्मूला होगा a into a plus a into b by a plus b आंसर। तो एवरेज एटॉमिक मास का ये फॉर्मूला है बच्चों, इसका कोई फंडामेंटल नहीं, बस याद रखो, फॉर्मूला याद रखो। पहला क्या लिखा? m into a, क्योंकि m देखो पहला मास नंबर क्या है? m, इसका अवेलेबिलिटी क्या है? a। दूसरा मास नंबर क्या है? n, इसका अवेलेबिलिटी क्या है? b। और दोनों को मिला के लिखे a plus b। तो m into a plus n into b by a plus b। ये होता है बच्चों एक आइसोटोप का, एक जिस एलिमेंट में आइसोटोप होता है इनका एवरेज एटॉमिक मास। यही फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया सपोज आपको, क्या ना कार्बन बच्चों ये कर लो, फिर एक नीट का क्वेश्चन लेंगे इसी के ऊपर। एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, क्वेश्चन लिखो कार्बन एग्जिस्ट इन टू, मैंने क्या बोला था? जो भी पढ़ाएंगे उसका लिंक निकल देंगे ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो। तो कार्बन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म C12 एंड C14। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? एक का मास इज 12, एटॉमिक मास 12, दूसरे का 14। हाँ जी, एंड their availability is in the ratio 3:4. Find the average atomic mass of carbon. Average atomic mass of carbon. मेरा क्वेश्चन ये मैंने बोला कार्बन आपके दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक का है C12 एटॉमिक मास 12, दूसरे का 14, तो एटॉमिक मास तो 2 हो। तो क्या करेंगे? उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पहले देखो ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। इसको इसका अगर तीन आपका ये मिलेगा ना, तो उसी टाइप में आपको 4 ऐसा मिल जाएगा। इसलिए अवेलेबिलिटी का रेशियो इज 3:4। मतलब आपको 3 ऐसा अगर आइसोटोप मिलेगा ना, तो 4 आपको ऐसे आइसोटोप मिलेंगे। एक पर्टिकुलर जगह पे 3 अगर ऐसा आइसोटोप मिल रहे हैं तो 4 ऐसे आइसोटोप मिलेंगे। इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी रेशियो। मतलब ये आपको ज्यादा मिल रहा है, ये आपको थोड़ा कम मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोला आपको? मैंने फॉर्मूला बोला m into a। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी से कल आंसर कर देंगे। देखो m into a। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, m क्या होता है? देखो ये C12, उसका एटॉमिक मास क्या है? 12, या फिर मास नंबर क्या है? 12। तो 12 और इसका अवेलेबिलिटी क्या है? 3 प्लस n क्या है? 14। एटॉमिक मास क्या है? 14, दूसरा आइसोटोप का, इनटू इसका अवेलेबिलिटी क्या है? 4 बाय a प्लस b, इतना सही। तो बच्चों ये 36 प्लस 56, तो 56 प्लस 36 बाय 100। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये है आपका 14 इंटू ये 4 56, ये 12 इंटू 3 कितना? 36। तो 56 प्लस 36 इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चों? 92/7। 50 30 80, 6 6 12, 92/7। जितना आपका आंसर होगा यही होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास। मैंने क्वेश्चन दिया, एग्जांपल दिया है, जो भी आंसर होगा ये होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास। ये देखिए डाटा यही क्वेश्चन आएगा। हाँ अभिषेक बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, एवरेज कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पर आपका फॉर्मूला सेम है और क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्टली यही होगा। ओके, ये थोड़ा मैंने डाटा इधर उधर कर दिया, पर क्वेश्चन आपको वो लेजिटिमेट क्वेश्चन देगा, लीगल क्वेश्चन देगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आपको यही फॉर्मूला पुट करना है। अगर एक का अवेलेबिलिटी होगा A और दूसरे का अवेलेबिलिटी होगा B, देन आपका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? पहले का एटॉमिक मास इनटू इसका अवेलेबिलिटी प्लस दूसरे का एटॉमिक मास इनटू इट्स अवेलेबिलिटी बाय A प्लस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका एवरेज एटॉमिक मास, जो भी होगा आंसर। ये तो डाटा तो थोड़ा गलत था, डाटा का इधर उधर दे दिया, बट आपका फंडामेंटल यही है। ओके, तो बच्चों इसको पहले लिख लो, ये फंडामेंटल लिख लो, फिर हम नीट का एक क्वेश्चन देंगे। इस क्वेश्चन से आपका फंडामेंटल एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये पूरा क्लियर हो जाएगा अगर नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो मैं फिर से बोल देता हूं बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास का फंडामेंटल आया कहां पे?
जब एक आटम एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो कार्बन आपका C12 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जहां पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, और यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 14 हो गया। मतलब ये आटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वही कार्बन 12 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वही कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी हो सकता है। तब तो कंफ्यूज हो गए ना। तो जब एक से ज्यादा वैल्यू आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज। जैसे कि आपने क्लास में टेस्ट किया, गूगल फॉर्म में टेस्ट किया, आपका एक स्टूडेंट ने 15 रखा, 10 स्टूडेंट ने 12 रखा, 6 स्टूडेंट ने 10 रखा, और बाकी के स्टूडेंट ने 6 रखा। तो मैं भी पूछूंगा आपके क्लास के एवरेज मार्क क्या है। आप क्या करोगे, सबका मार्क ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। या फिर इतना कंफ्यूज मत हो, 3 स्टूडेंट, एक ने रखा 15 से 12, दूसरे ने 10 और तीसरे ने 8। तो मैं बोलूंगा इन तीनों का एवरेज मार्क क्या है। अब क्या करोगे, 12 + 10 + 8 / 3, यही चीज को तो एवरेज बोलते हैं। क्योंकि नहीं तो पता किसे चलेगा कि क्लास का स्टैंडर्ड क्या है। तो क्लास की एवरेज मार्क से पता चल जाएगा कि क्लास का स्टैंडर्ड क्या है। और थोड़ी एक एक मार्क को कोई मगअप करके रखेगा, एक एक मार्क नहीं। तो चलो क्लास का एवरेज मार्क क्या है, 70। चलो एवरेज स्टूडेंट्स 80 बहुत अच्छे, 90 एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। ऐसे ही तो अगर दो एटम है और इनका एक्चुअली एक ही एटम है, और एक ही एटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको आइसोटोप बोलते हैं, और इसका मास अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो कोई पूछेगा इसका एटॉमिक मास क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 12 बोलोगे तो गलत है, 14 बोलोगे तो गलत है। तो क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। जो आंसर होगा वही आंसर आप लिखोगे, वही बुक में भी दिया होगा एवरेज। ओके तो कैसे करेंगे ना, सपोज ये और ये, इनका जो अवेलेबिलिटी रेशियो है 3:4, मतलब एक जगह पे अगर ये वाला एटम आपको 3 मिल रहा है तो ये वाला एटम आपको 4 मिल रहा है। हाँ जी सर, तो क्या करेंगे ना, इसका कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ना इसका एटॉमिक मास इनटू इसका अवेलेबिलिटी प्लस इसका एटॉमिक मास इनटू इसका अवेलेबिलिटी बाय टोटल अवेलेबिलिटी 3+4, ये प्लस मतलब 3+4। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब चलते हैं 100% आपके क्वेश्चन पे, नीट के क्वेश्चन। अगर सॉल्व कर दोगे, मैं अभी से चैलेंज दूंगा बच्चों, जो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जो भी स्टूडेंट, मैं चैलेंज देता हूं अभी, वो नीट क्वालिफाई करेगा। क्योंकि ऐसे ही टैलेंट होता है स्टूडेंट का, सब कुछ बताया नहीं जाता। एक सेकंड, carbon exists in nature. Carbon exists in nature as a mixture of carbon 12 and carbon 13। मतलब कभी कभी इसका एटॉमिक मास 12 भी होता है, कभी कभी इसका एटॉमिक मास 13 भी हो सकता है। चलो अच्छा ठीक है, फिर the average atomic mass of carbon is, the average atomic mass of carbon is 12.011. What is the percentage of abundance of C12? देखो बच्चों, मैंने क्या किया, कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास का जरूरत कब पड़ा, जब एक एटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी 12 भी होता है एटॉमिक मास, कभी 13, तभी तो आप एवरेज निकालोगे। अगर एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो एवरेज का क्या फायदा, क्या निकालने का क्या जरूरत होता, नहीं होता। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपने एवरेज निकाला। अभी तो एग्जांपल दिया था, तो वो एवरेज एटॉमिक मास को दे दिया कितना 12.01, वो दे दिया, मतलब ये वाला वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू ऑलरेडी दे दिया। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C12, ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C13, वो दे सकते हैं, पर उन्होंने क्वेश्चन दिया था C12। अगर एक का निकाल दिया 100 से माइनस करोगे तो दूसरे का आ जाएगा, निकालो। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मोबाइल कैलकुलेटर हो या फिर कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे आंसर चाहिए। दो मिनट टाइम देंगे बच्चों। बच्चों ये क्या है, अबंडेंस, अवेलेबिलिटी। परसेंटेज मतलब वो समझ रहे हो ना, अगर एक को देखो x, अगर इसको लोगे x तो दूसरे को क्या लेंगे 100 माइनस x। सब कुछ तो बोल दिया, जल्दी। फॉर्मूला सेम, एक में क्या पुट करेंगे, अगर एक को x लेंगे दूसरे को 100 माइनस x। मैंने परसेंटेज पूछा है अबंडेंस, और a में x का लोगे b में 100 माइनस x। एक ही बात है, अबंडेंस अवेलेबिलिटी एक ही बात। अगर एक का परसेंटेज अबंडेंस x, दूसरे का 100 माइनस x, परसेंटेज ना, दोनों मिलकर 100 है, एक x तो दूसरा 100 माइनस x। मैंने ये x का क्वेश्चन पूछा, x का वैल्यू क्या है, यूज कैलकुलेटर। Who is this? Whose answer is this? कौन बोल रहा है? अन्वेषा शर्मा। 8.9%. Who is this? Second one is Abhishek. Sir, Gautam. 9%. No, who is this? This one question is Anusha. Second one is किसने आंसर दिया? Yes, sir. Sir, Gautam. 198.9%. अच्छा 19.9 कौन बोल रहा है? नाम क्या है आपका? अभिषेक? Sir, Gautam. नहीं, आप यहाँ पे अगर आपको आप नाम लिख के आंसर लिख दो, आप नाम लिखो इधर, नाम नहीं सुन पा रहा हूँ, आपको वॉइस क्लियर नहीं है, यहाँ पे नाम लिखो, मैं नाम और आंसर देखना चाहता हूँ। हाँ, एक तो नाम सुनाई दिया अन्वेषा, दूसरा सुनाई नहीं दे रहा, अब आंसर लिखो, नाम लिखो, नाम और आंसर। x का वैल्यू क्या होगा, मतलब C12 का परसेंटेज ऑफ अबंडेंस क्या होगा। अन्वेषा इज टेलिंग 98.9, ओके अन्वेषा, ओके चलो अन्वेषा इज टेलिंग 90, अन्वेषा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी आईडी से नाम आता है। स्वागत है इज टेलिंग 98.9। अच्छा अच्छा, गौतम इज टेलिंग 98.9, ओके, अभिषेक इज टेलिंग 98.9%, ओके, अलीवा इज टेलिंग 98.9%, ओके, अनामिका इज टेलिंग 98.9%, ओके, तो सभी ने आंसर दे दिया 98.9%। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो अभी क्या अर्पित इज टेलिंग, अभी अविनाश इज आल्सो टेलिंग 98.9, विजय इज टेलिंग 98.9, ओके,
मेरे साथ इसको 98.9 पे लगा रहे हैं, कुछ तो होगा। सागर इज टेलिंग 98.9, चलो कुछ तो होगा, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ C12 C13। किसी से पता चल गया कि आपको एवरेज चाहिए कि अगर एक आटम कभी उसका एटॉमिक मास 12 यूनिट कभी 13 यूनिट, तो करेंगे क्या, एवरेज निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा इसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा। ओके, तो बच्चों द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.01 दे दिया, मतलब आपका इसका वैल्यू दे दिया 12.01 इक्वल टू व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस। सपोज दिस इज C12 का अबंडेंस इज x, तो C13 का परसेंटेज ऑफ अबंडेंस मतलब 100 कितना होगा, 100 - x। तो इसका क्या लिखेंगे, m क्या है बच्चों, पहला इसका मास कितना 12 इनटू इसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस सपोज x प्लस n मतलब सेकंड का मास 13, तो इसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस क्या होगा 100 - x। सिंपल सी बात है। बाय टोटल अबंडेंस क्या होगा, सर x प्लस 100 - x, x कैंसिल 100। अरे x प्लस 100 - x कितना 100। तो बच्चों इंप्लाइड क्या है, कैसे करेंगे ना सर, इसको मल्टीप्लाई करो 100 को इधर, तो 1201.1 इक्वल टू 12 into x प्लस 13 into 100 - x। फिर आप मेरे कहने से उसको सॉल्व करो, आपका ये आएगा, क्या आएगा बच्चों, ना इंप्लाइड दैट x का वैल्यू कैसे आएगा ना सर, x का वैल्यू होगा 1300 minus 1201.1 is equal to 98.9%। कैसे देखो, 12x plus 1300 minus 13x, 1300 minus 13x। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 13x को इधर लाओ, 12x को इधर लाओ, तो क्या हो गया x। तो 1300 minus 1201.1 is equal to 98.9%। परसेंट क्यों, क्योंकि हमने 100 से निकाला, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, एक को x लेके दूसरे को 100 minus x, तो आंसर क्या होगा 98.9। मैग्निफिसेंट आंसर। ऐसे बच्चों पढ़ना होता है। देखो ये सब क्वेश्चन समर में नहीं कराते हैं, मैंने किया क्यों, क्योंकि जो पढ़ाएंगे उसके ऊपर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। 1000 क्वेश्चन आएगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 क्वेश्चन आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, अभी मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो फंडामेंटल बता रहे हैं आपको, धीरे धीरे चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट, पहले सिखाएंगे फिर बताएंगे। जैसे यहाँ पे सिखाया कि अगर इसका मतलब क्या होता है, ये मोल कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन, अभी तो स्टार्ट करेंगे। चलो, तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में है, एक से ज्यादा एटॉमिक मास आपको दिखा रहा है, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना जरूरी होता है। और वो कैसे निकालेंगे ना सर, पहले का एटॉमिक मास इनटू इट्स अवेलेबिलिटी और अबंडेंस प्लस दूसरे का एटॉमिक मास इनटू इट्स अवेलेबिलिटी और अबंडेंस बाय टोटल अबंडेंस और टोटल अवेलेबिलिटी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा इसको, किसी का कोई इसका कुछ डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे अलग अलग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया, एक ही सवाल एक ही देखो फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, और हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन यही आ सकता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक आया नहीं, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, नोट में भी मिल जाएगा, नोट करें, पर आपको याद रखना पड़ेगा। ओके चलो चलते हैं। तो आपको एटॉमिक मास क्या है पता चल गया, आपको ग्राम एटॉमिक मास क्या है पता चल गया, आपको एवरेज एटॉमिक मास क्या है पता चल गया। तो आपने आज तक क्या समझा था, क्या आपने क्या सुना था, एटॉमिक मास। पर देखो कितने सारे एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, खाली एटॉमिक मास जिसको आपने रिलेटिव एटॉमिक मास बोला, फिर ग्राम एटॉमिक मास एक टर्म है, फिर आपको एवरेज एटॉमिक मास के टर्म में, कितने सारे एटॉमिक मास के टर्म में, सब अलग अलग है। तो बच्चों ये था आपका एटॉमिक मास का फंडामेंटल। और मेरे प्यारे बच्चों और एक बात आपको क्लियर करना चाहेंगे कि एटॉमिक मास निकालने का 4 प्रोसेस होता है। सिर्फ कौन सा 4 प्रोसेस, अभी पढ़ाने वाले हो क्या, नहीं, मोल कॉन्सेप्ट के बाद पढ़ाएंगे। एटॉमिक मास, सिर्फ एटॉमिक मास निकालने के लिए 4 प्रोसेस होता है। क्वेश्चन आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो चारों की चारों आपको बताएंगे।
वैसे मॉलिक्यूलर मास निकालने के 6 तरीके होते हैं, वो भी आपको बताएंगे, बट अभी नहीं। मोल कंसेप्ट खत्म होते ही बताना स्टार्ट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 फार्मूला देंगे आपको, 4 फार्मूला जो आपको पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, आप उस हिसाब से फार्मूला पुट करना, बट अभी नहीं। अभी हम मोल कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। एटॉमिक मास हो गया, अब हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, फिर मोल कंसेप्ट। सर मोल कंसेप्ट तो पढ़ाने वाले थे, फिर हमने एटॉमिक मास के बारे में क्यों बोला, क्यों बोला, अब आपको पता चलेगा। देखो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ाया आपको एटॉमिक मास के बारे में, अब स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दिन एटॉमिक मास आपको पढ़ाया, क्या उसमें आपको कुछ भी डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास आप चुटकी में समझोगे। कैसे? द सेम फंडामेंटल। सर क्या ना मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? सर मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और इसको और क्या बोलते हो? जैसे एटम में बोलते थे एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास, वैसे मॉलिक्यूलर मास को बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ओहो सर क्यों? क्योंकि अरे भाई, अगर एटम इतना छोटा है तो उसका मास आप निकाल नहीं सकते, तो क्या मॉलिक्यूल क्या बहुत बड़ा है? एक हाइड्रोजन एटम को देख नहीं सकते, तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गए, उसको देख सकते हो? नहीं। तो उसके लिए भी आपको कुछ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। सर किसको लेंगे? सेम कार्बन 12 आइसोटोप। कितना इजी है देखो बच्चों। तो आपने किसको लिया स्टैंडर्ड? आपने मतलब आपके साइंटिस्ट लोगों ने। तो उन्होंने क्या क्या कार्बन 12 के एलिमेंट लिया, जिसमें क्या मिलेगा? कार्बन 12 के एटम्स मिलेंगे। उन्होंने एक एटम को बड़ा कर दिया, एक एटम को बड़ा कर दिया। मेरी बात तो सुनो, एक एटम को बड़ा कर दिया जिसका मास है 12। फिर उन्होंने उसको 12 भाग किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया 12। तो 12 भाग किया, तो सर 12 को अगर 12 भाग करेंगे, 12 यूनिट को अगर 12 भाग करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1 यूनिट। और उसको नाम दिया क्या? 1 एमयू। जैसे आपने एटॉमिक मास में लिखा था 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस 1 एटॉमिक मास यूनिट आपका निकल गया। हाँ सच्ची। अब मेरे क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का मास क्या है? तो सपोज बच्चों ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है, उसमें आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। सपोज मैंने ऐसे लिखा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, सब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। ओके, मैंने एक मॉलिक्यूल को ले लिया, उसको बड़ा करके आपके सामने दिखाया। हाँ जी सर, ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। एक्सपेरिमेंट से पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो डेफिनेशन बोला सिर्फ उसके लिए वही है। क्या? इस 1 एमयू से ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जितना गुना भारी, वही होगा इस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास और ऑक्सीजन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इस 1 एमयू से ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जितना गुना भारी। मुझे बोलिए बच्चों, इस एक 1 एमयू से ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कितना गुना भारी कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि इसके इस 1 एमयू से ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 32 गुना भारी है, 32 टाइम्स हेवियर। कहां से पता चला? एक्सपेरिमेंट से। अगर आपका 1 एमयू से कोई मॉलिक्यूल 32 गुना भारी है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 32 एमयू। 32 एमयू, तब से आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 32 एमयू। तो ऐसा नहीं कि आपने और कुछ करके निकाल दिया, इसी से निकाला आपने। जब आपने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया, आपने देखा इस 1 एमयू से नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 28 गुना भारी है, 28 गुना हेवियर है, तब से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 एमयू। जब हमने हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल देखा, इस 1 एमयू से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आपका 2.016 टाइम हेवियर है, तब से आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2.016 एमयू। तब हमने इसकी
इसके 1 AMU से क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया, हमने देखा क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल इस 1 AMU से 71 टाइम्स हेवियर, तब से आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास क्या है 71 AMU। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली आपने निकाला बच्चों। तो कार्बन 12 एलिमेंट में आपने एक कार्बन 12 एटम को लिया, उसका मास आपको 12 यूनिट पहले मालूम है, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जिसका वैल्यू मालूम होता है। अगर स्टैंडर्ड नहीं लेते तो मॉलिक्यूल का मास निकाल नहीं सकते। तो उसका 12 भाग करने से जो मिला उसको 1 AMU बोला। इस 1 AMU से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जितना गुना भारी वो होगा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का मास, और इसको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। मैंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि इस 1 AMU से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 32 गुना भारी, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होगा 32 AMU। मैंने एक्सपेरिमेंट में देखा उसको 12 भाग करने से जो मिला इस नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल उससे 28 गुना भारी, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास विल बी 28 AMU। इसका 2.016 AMU, इसका 71। मैंने एक्सपेरिमेंट में देखा। तो तब से कोई पूछेगा बच्चों ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, आप क्या बोलोगे 32 AMU। कभी 32 ग्राम मत बोल देना, क्योंकि सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो आप पूछोगे, आप आंसर दोगे 32 AMU। बट सर ये तो मॉलिक्यूल है, बट आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 क्यों O3 क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों आप देखो एक एटम का मास ऑक्सीजन का 16 यूनिट और 16 यूनिट, एक मॉलिक्यूल का मास 32 यूनिट और 32 यूनिट। तो मुझे बोलिए एक मॉलिक्यूल में आपको कितने एटम मिलेंगे? एक एटम का मास 16 यूनिट एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास 32 यूनिट। तो एक मॉलिक्यूल में आपको कितने एटम मिलेंगे? 2। एक मॉलिक्यूल का मास 32 यूनिट, तो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। तो एक मॉलिक्यूल का मास है 32 यूनिट, एक एटम का मास है 16 यूनिट। तो सिंपल सी बात है कि एक मॉलिक्यूल में मतलब इस 32 यूनिट में आपको कितने एटम मिलेंगे? 2। वेरी गुड अभी 2, क्योंकि एक का मास है 16, तो 2 एटम मिलके ही तो 32 होगा ना। तो 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो तब से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? तब से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना? वैसे ही नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 यूनिट और उसका मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला 28 यूनिट। तो एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन के एटम्स होंगे? तो अरे सिंपल सी बात है, अरे मॉलिक्यूलर मास है 28 यूनिट, एटॉमिक मास है 14 यूनिट, तो एक मॉलिक्यूल में आपके कितने एटम्स होंगे? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्योंकि एटम का मास है 14 यूनिट, मॉलिक्यूल का मास है 28 यूनिट। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम मिलकर ही तो मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। हाँ 28/14 से 28/14। तो एक मॉलिक्यूल मास 28, एक एटम का मास 14, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2। देखो 14 मिलकर 28। तो तब से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? N2। तब से ऐसा नहीं कि आपको बस ऐसे बोल दिया तो लिख दिया, नहीं, एक्सपेरिमेंटली सब निकाल दिया सबके साथ एक्सपेरिमेंटली। तो समझ में आया? तो छोटे से क्वेश्चन लेंगे, अगर समझ में आया तो बोलिए बच्चों कैलकुलेट। मैं देखना चाहूंगा आंसर यहाँ पे कौन पहले देगा, यहाँ पे स्क्रीन पे देखना चाहूंगा, बोलना मत, बस मुझे सुना नहीं दे रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 96 AMU of oxygen molecule। 96 AMU of oxygen molecule में आपको कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिले? 96 AMU of oxygen molecule में मैग्निफिसेंट आंसर, बेहतरीन आंसर। 96 AMU of oxygen molecule में आपको कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे बच्चों? और कोई नहीं, बस एक ही स्टूडेंट।
अभी तो बोला। अरे मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला? हाँ अभिषेक, देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना? आंसर होगा 32 AMU। देखो 32 AMU। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या? हमने क्या लिखा? मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या? देखो इधर देखो, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का मास इज 32 यूनिट AMU। तो 32 AMU में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 96 AMU में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख रहे हैं हम। कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 32 AMU में कौन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास इज और वेट इज 32 AMU। तो 32 AMU इक्वल टू 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 1 AMU इक्वल टू 1 by 32 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 96 AMU इक्वल टू 1 by 32 into 96 इक्वल टू 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आंसर क्या होगा? 3। अरे मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? ये 32 AMU एक मॉलिक्यूल का मास, ये तो लिखा हमने, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास कितना को बोला अभी? 32 AMU। तो 32 AMU में आपको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। हाँ जी। तो 96 AMU में कितना? 32 का कितना गुना आपका 96? 3 गुना। तो एक का 3 गुना कितना? 3। अरे मुंह में कैलकुलेशन करो, इसका क्या जरूरत है? नहीं चाहिए, ये तो बोल दिया ऐसे, नहीं चलेगी इसका कैलकुलेशन। अगर 32 AMU में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहा है तो 96 AMU में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेंगे? 3, क्योंकि 32 to 3 is equal to 96। अरे समझे या फिर नहीं समझे? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना बच्चों। ये बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट को आते नहीं, पर ये क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो पढ़ाएंगे, स्लो स्लो जा रहे हैं ना, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर जो जो पढ़ा रहे हैं उनका क्वेश्चन दे रहे हैं। तो बच्चों ये था आपका मॉलिक्यूलर मास। चलो कार्बन 12 का एक एटम ले लिया, उसको बाहर किया, जो निकला उससे एक मॉलिक्यूल का कार्बन, इस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जितना गुना भारी वो होगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 32 गुना भारी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 AMU, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास 32 AMU। सेम एक्सपेरिमेंट से पता चला अगर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा, उस नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल इसका 28 गुना भारी 1 AMU से, तब से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास मतलब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल का मास 28 AMU। वो ऐसे चलता गया। तो सिंपली मैं पूछूंगा, अच्छा अभी आपको और एक आंसर देना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ए, जल्दी से आंसर देना। 56 AMU ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जल्दी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 56 AMU ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मैग्निफिसेंट अभिषेक, वेरी गुड। 96 AMU ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपको कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिलेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है देखो बच्चों, 28 AMU। देखो बच्चों, देखो बच्चों, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? ये नाइट्रोजन है 28 AMU, ये ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 AMU। कब से बोल रहा हूं, घर में जाके पढ़ो, पढ़ो जाके एटॉमिक मास, बस 2 मल्टीप्लाई कर दो हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 AMU, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास 28 AMU। तो 28 AMU में आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा। तो 56 AMU में कितने मिलेंगे? 28 का 56 कितना गुना? 2 गुना। So 2. Yes, sir. 28 AMU में एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 56 AMU में कितना? 2। 2. 28 का 2 गुना 56, एक का 2 गुना 2। अरे समझे कि नहीं समझे? Yes sir. Yes, sir. बच्चों मुझे सबका आंसर चाहिए, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बच्चों अभी आज का क्लास तो टाइम हो गया बच्चों। आज की क्लास में मैंने पढ़ाया सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, कल पढ़ाएंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर हम चलेंगे मोल कांसेप्ट की ओर। मोल का मतलब क्या होता है, और मोल जानने के लिए आपको ये मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास हम
अभिषेक कल देंगे बेटा, कल स्टार्ट करेंगे। देखो देखो मोल कॉन्सेप्ट है ना, मोल कॉन्सेप्ट पे आपको 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी बुक से। बस मेरा क्लास अटेंड करो, मैं क्लास में 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप घर में जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व। ओके, और ज्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं कर सकते, समर का बैच ज्यादा हम मतलब चाहे तो बहुत डिफिकल्ट दे सकते हैं, बट ये नहीं देंगे क्योंकि समर का क्लास है, जितना चाहे उतना देंगे। भारी भरकम चीज आपके दिमाग में नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, समझाएंगे तो कर सकते हो, ये आपके के लिए ही है। 2 महीने बाद आप लोग क्लास करोगे ना, 2 महीने बाद जब आप लोग क्लास करोगे तो 2 महीने में तो ये तो क्वेश्चन देंगे हम, तो अभी क्यों नहीं, बट मैं आपको प्रेशर नहीं देना चाहता, तो सब कराएंगे नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके। आप प्रेशर मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अरे इतना क्वेश्चन देंगे आप बोलोगे सर बस करो, अभी एक क्लास बस और एक क्लास, दैट्स ऑल। मोल कांसेप्ट स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट, चलो। और ट्रिक भी देंगे, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे आधे रास्ते में, चलो क्वेश्चन दिया करो, ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ट्रिक देंगे आपको, हर कोई कर सकता है आंसर अगर पढ़ के आओगे, थोड़ा पढ़ना है बस, दैट्स ऑल। ओके, चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में विल मीट एंड कंटिन्यू मोल कांसेप्ट। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, थैंक यू। sir.